नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। तो आइए 16 आने सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं और उस वक्त की 4 बड़ी खबरें क्या हैं, सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं। यहां स्क्रीन पर आएगी आपकी सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। खबर नंबर 1 क्या कहती है? लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का अधिकार आपको किसने दिया? प्रियंका ने नए शिक्षा मंत्री पर ऐसा क्या कह दिया कि बवाल हो गया, यह मैं आपको दिखाऊंगा। आज की दूसरी बड़ी खबर देखिए। पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान हिंसा भड़क गई। 19 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। चुनाव के दौरान बहुत से पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां वोट करने कोई नहीं पहुंचा, जीरो, क्योंकि पीओके में वोटिंग का बॉयकॉट हुआ है। यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज की तीसरी बड़ी खबर क्या है वो देख लीजिए। जापान के दक्षिणी कुमामोटो प्रांत में 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। 1.5 लाख लोगों की जान पर बनाई इसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और आज की चौथी बड़ी खबर, देश में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है और यह भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हिमाचल के चंबा में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। पत्थरों के जो पानी था उसके साथ जो पत्थर और मलबा बहकर आया था वो घरों और दुकानों में घुस गया। तो चंडीगढ़ में करंट से एक छात्रा की मौत हो गई। बाढ़ बारिश की ऐसी ही भयावह तस्वीरें जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है, जिंदगियां ले ली हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में चुनाव के पहले ही चरण में जनता का गुस्सा खुलकर सामने आया है। मीरपुर, भीमबर और कोटली जिलों में वोटिंग जब हो रही थी, इस दौरान कई इलाकों में पोलिंग बूथ सूने नजर आए। लोगों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो कि वोट डालने पहुंचे ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि 3 चरणों में चुनाव है। पूरे पीओके में 45 सीटें हैं, जिनमें से फर्स्ट फेज में 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे, लेकिन इस पहले फेज के दौरान ही लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। मैं ब्रेकिंग के साथ साथ तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। आप देखिएगा, इस साइड ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और इस साइड में तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वोट डाले जा रहे थे, पीओके में वोट डाले जा रहे थे। 45 सीटें हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि उन 45 सीटों के चुनाव कराने में भी 3 चरण तय किए गए हैं। आप सोचिए कि इस वक्त क्या हालत होगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पीओके में, जिसमें शांति की बात हमेशा से पाकिस्तान करता है, लेकिन पिछले 2 महीनों के दौरान मुनीर और शहबाज की एक एक हकीकत खुलकर तस्वीरों के तौर पर यहां पीओके से सामने आई। तस्वीरें देखिए। और जब वोटिंग हो रही थी, इस दौरान पब्लिक और सेना के बीच संघर्ष हुआ और इन रेंजर्स ने, इन सेना ने पब्लिक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। खबर यह है कि 19 लोग मारे गए हैं। 19 पीपल, 19 लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के पहले चरण में जो चुनाव हो रहा था उसमें मारे गए। यानी कि सिर्फ 13 सीटों पर भी पीओके में पाकिस्तान अपनी पूरी सेना के साथ, शहबाज अपनी पूरी सरकार के साथ चुनाव नहीं करा पाए और दर्जनों लोग घायल हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, यह बताया जा रहा है। दरअसल एक तरह से टकराव चल रहा है सरकार और यहां की पब्लिक के बीच में। जो पीओके के लोग हैं, करीब 2 महीने से सरकार से संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और पिछले 2 महीनों के दौरान इन संघर्षों में सेना और पब्लिक के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और जब चुनाव की बारी आई, 3 चरणों में चुनाव है। पहला चरण 27 तारीख को पूरा हो गया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि उस दौरान वोट डालने तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन हिंसा इतनी हुई कि 19 लोग मारे गए। दूसरा चरण 2 अगस्त को है और तीसरा चरण 10 अगस्त को है। आप सोचिए, एक ऐसा टुकड़ा जहां 45 सीटें हैं और उन 45 सीटों में चुनाव कराने में आपको 3 फेज लेने पड़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि वहां इस वक्त कैसी सिचुएशन, कैसी स्थिति होगी। ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया
कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आप भी अल्लाह की पाबंद आएंगे। आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मारे ये जालिम, ये पड़ रहा है कि मैं लानत भेजता हूं तमाम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ऊपर और तमाम पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जिनको बॉर्डर पार होने वाले तमाम गैर इंसानी काम गैर अखलाकी काम नजर आते हैं, लेकिन अपने मुल्क में होने वाला जबर नाइंसाफी तशद्दुद नजर नहीं आता। BBC उर्दू के मुताबिक अभी तक तकरीबन 40 लोग इस एहतजाज में शहीद हो चुके हैं, लेकिन आपके सर के ऊपर जू नहीं रखी। कश्मीरियों के ऊपर जो इस वक्त जालमाना तशद्दुद किया जा रहा है, नहत्ते कश्मीरियों के ऊपर स्ट्रेट फायर जिन्होंने मारे, वो आपको नजर नहीं आता। आज 27 जुलाई को तकरीबन कश्मीरी 80% कश्मीरी सराह पे एहतजाज हैं, इलेक्शन का बाइकाट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक फेक इलेक्शन, एक ड्रामा रचाया गया और पूरी रियासत को इस वक्त दंगे Assalamualaikum. My name is Anamta Imran. I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot. And the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please, please raise your voice for Kashmir, United Nations. तो ये जो आवाजें, ये आंसू जो आप देख रहे हैं, ये उसी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रधानमंत्री बनने के लिए नवाज शरीफ बड़े उतावले हुए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगर मुझे कहें तो मैं POK का प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो जगह है जहां इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। उसमें PPP यानी कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, दमखम ठोक रहे हैं। वहां PMLN यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसके नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाह रहा हूं, ये वहां का हाल है। 80% जनता वोट डालने नहीं पहुंची है। ये खुद POK के लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कैसे गोलियां मार रहे हैं। यह हकीकत है। रिपोर्ट देखिए आप जरा। बंदा भी वोट कास्ट वाला नहीं है। मेरे पर ने लोगों बिल्कुल बैकाट किया है। सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाई POK में चुनाव को कश्मीरियों ने ठेंगा दिखाया। बंदा भी वोट कास्ट वाला नहीं है। मेरे पर ने लोगों बिल्कुल बैकाट किया है। वोटिंग के लिए POK वाले घरों से निकले तक नहीं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले 1 महीने से जिन चुनावों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, उसका पहला चरण हुआ। इस दौरान सड़कों पर मतदाताओं के बजाय ज्यादातर पाकिस्तानी रेंजर्स ही नजर आए। POK के मीरपुर डिवीजन में 7 बजे से विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हुई, लेकिन भारी विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार के कारण कई इलाकों में मतदान केंद्र पूरी तरह से खाली दिखे। ठीक है, एक बंदा भी वोट कास्ट वाला नहीं है। मेरे पर ने लोगों बिल्कुल बैकाट किया है। ऐसे साडा डिस्पेंसरी है, ऐसे वोट पैने बार पुलिस वाले पंजाब पुलिस करती है। कई जगहों पर तो मतदाता घरों से बाहर ही नहीं निकले। बताया गया कि पोलिंग बूथों पर भीड़ न के बराबर रही और स्थानीय लोग चुनाव का बहिष्कार करते दिखे। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। क्या सूरत आली। पहले चरण में मीरपुर, भीमबर और कोटली जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। कुल 14 लाख से ज्यादा मतदाता थे। 2500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए, लेकिन पोलिंग एजेंट हाथ पर हाथ रखे बैठे दिखे। तुसें कोटली दी सिचुएशन दसने आ। बिल्कुल आवाम जेड़ा ना वोट पाने से कोई नहीं आई।
मीरपुर डिवीजन में सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की गई थी ताकि लोग वोट डाल सकें, लेकिन विरोध के कारण वोट देने कोई पहुंचा ही नहीं। पाकिस्तान की सेना पर चुनाव में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये असली लोकतंत्र नहीं, सिर्फ दिखावा हो रहा है। ये चुनाव पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन न के बराबर मतदान प्रतिशत और विरोध प्रदर्शन से साफ है कि पीओके के लोग इस चुनाव प्रक्रिया से खुश नहीं हैं। पाकिस्तान की मुख्य पार्टियां पीएमएलएन, पीपीपी और आईपीपी इस चुनाव में मुख्य मुकाबले में हैं, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे चुनाव फर्जी और पहले से तय बता दिए। कुल मिलाकर पहला चरण फ्लॉप साबित हुआ। पीओके में मुनीर की सारी कवायद फेल साबित हुई। दोस्तों, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पुरअमन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार ज़ख्मी। भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। तो एक तो यह हकीकत आपने देख ली कि कैसे लोग रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो सरकार की, मुनीर की, सबकी हकीकत बयां कर रहे हैं। लेकिन एक और हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, और वो हकीकत है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पीओके के लोग हमारे दुश्मन हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यहां पर आई स्क्रीन पर। ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पीओके के लोगों को दुश्मन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीओके के लोगों का व्यवहार दुश्मनों जैसा है। और कौन कह रहा है? ये एक देश का रक्षा मंत्री अपने ही देश के लोगों के लिए कह रहा है। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के नेता हैं, वो पीओके में रहने वाले लोगों को कितना अपना मानते हैं। रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, और ये वही रक्षा मंत्री हैं। मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब कहा था कि मुझे तो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली थी। ये वो रक्षा मंत्री हैं और अपने देश को लोगों को कहते हैं कि भाई ये दुश्मन है। पीओके के लोगों को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दुश्मन कह रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीओके में रहने वाले लोग दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सुनिए उनकी जुबानी जरा क्या कहते हैं। चाहिए रावलाकोट में जो एहतजाज है, उसके पीछे जो लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई मेरा ख्याल है ऑलरेडी कार्रवाई उनके खिलाफ हो भी रही हैं और होनी चाहिए भी। वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के खिलाफ जो है दुश्मनी का जिस तरह का वो इजहार कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उनका कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। वो इंडियन स्पॉन्सर्ड लोग हैं, वो जहाँ बैठे हुए हैं, जो ज़बान जिस तरह की बोलते हैं, जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी शख्स जिसको पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक हो, मोहब्बत हो, वो कश्मीरी हो या कोई भी किसी भी सूबे या किसी पाकिस्तान से के खित्ते का कोई शख्स हो, इस किस्म की बात करे, वो कतई तौर पे मैं नहीं समझता कि उसको पाकिस्तान क्यों ना उसको पाकिस्तान दुश्मनों की सफ में जो है इंक्लूड किया। तो अब इस बारे में रत्ती भर भी कहते हैं ना कि रत्ती भर भी शक नहीं रह गया कि क्यों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पीओके के लोगों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री कहते हैं कि पीओके के रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं, और इसीलिए मुनीर की सेना चुन चुन कर पीओके में लोगों को मार रही है। 19 लोगों की मौत अभी हुई है, जो आंकड़ा अभी सामने आ रहा है। कई जो आंकड़े हैं वो छुपे हुए हैं, और पिछले दिनों प्रोटेस्ट के दौरान 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वो क्यों हो रहा है, इसकी तस्वीर अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान पीओके में रहने वाले जो लोग हैं उनको अपना नहीं मानता, दुश्मन मानता है। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और ये भी पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बलूचिस्तान में 20 पाक सैनिक ढेर होने का दावा किया गया है बीएलए की तरफ से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 23 जुलाई को नुश्की में हमला हुआ था, जिसकी बीएलए ने अब जिम्मेदारी ली है। शेरजाह नागा में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर यह बड़ा अटैक किया गया था, और बीएलए यह दावा कर रही है कि इस अटैक में हमने 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। और बीएलए
बीएलए मतलब जो बलूच लड़ाके हैं, जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है। बीएलए की फुल फॉर्म होती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो बीएलए भी पाकिस्तान से 1 to 1 है, 1 on 1 है, क्योंकि पाकिस्तान बीएलए के लोगों को भी दुश्मन मानता है। अभी सुन रहे थे ना आप रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को, जो कि पीओके के लोगों को अपना दुश्मन कह रहे थे, पाकिस्तान का दुश्मन कह रहे थे। ये जो बीएलए है और बलूचिस्तान के लोग हैं, उनको भी पाकिस्तान दुश्मन मानता है और इसीलिए वो पाकिस्तान पर अटैक्स करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अटैक्स की, और ये उन पाकिस्तानियों की जो बीएलए के इस अटैक में मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना की ओर से कहा गया कि हमारे सिर्फ 3 जवान इस अटैक में मारे गए हैं, लेकिन बीएलए की ओर से यह कहा गया है कि हमने जब अटैक किया शेरजान आगा में, तो हमारे इस अटैक में 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। और ये तो सिर्फ एक बार का आंकड़ा है। ये जो अदावत है बीएलए वर्सेस पाकिस्तान आर्मी, ये बहुत लंबी अदावत चली आ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान ये कहता है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान, आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले खुद को आजाद मुल्क भी घोषित कर चुका है। बलूचिस्तान का अपना संविधान है, बलूचिस्तान का अपना अलग झंडा है, और बलूचिस्तान के सरकारी दफ्तरों पर बीएलए के झंडे लहराते हैं। और बलूचिस्तान अपनी आजादी की घोषणा कर चुका है, लेकिन संघर्ष पाकिस्तानी सेना के साथ लगातार चलता रहता है। और इस संघर्ष की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसको आप देख रहे हैं। इसमें ये पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ऐसा दावा बीएलए की तरफ से किया गया कि हमने 20 लोग मारे हैं। पाकिस्तानी सेना कहती है कि सिर्फ 3 लोग हमारे मारे गए हैं। ये उस अटैक के बाद की तस्वीरें। जापान के दक्षिणी कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का एक बड़ा जबरदस्त शक्तिशाली भूकंप आया, 1.5 लाख लोगों की जान पर बनाई। इस भूकंप के बाद कितना नुकसान हुआ है और क्या चेतावनी जारी की गई है इस भूकंप को लेकर जापान में, इस भूकंप की एक तस्वीर आप देखिए इस रिपोर्ट में। जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र कुमामोटो के तटीय शहर ऊटो के पास जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के तेज झटकों के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई इलाकों में इमारतें हिलने लगी और लोग इधर से उधर भागते हुए भी नजर आए। भूकंप के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुनामी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। भूकंप का सबसे बड़ा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ा। कुमामोटो प्रीफेक्चर में 48,300 से ज्यादा घरों की बिजली ठप हो गई। प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने के काम में जुटी हैं। भूकंप की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। कुछ स्थानों पर तो आग लगने और लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। राहत बचाव दलों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया। अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और प्रभावित लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जापान मौसम एजेंसी ने चेतावनी दी कि आने वाले कुछ दिनों तक भूकंप के आफ्टर शॉक महसूस किए जा सकते हैं। एजेंसी ने लोगों से कमजोर इमारतों से ही दूर रहने और आपात की स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। कुमामोटो प्रीफेक्चरल म्यूजियम ऑफ आर्ट ने भी सुरक्षा कारणों से संग्रहालय को बंद करने का फैसला किया है। जापान के 5 बड़े भूकंप 1 सितंबर 1923 ग्रेट कांटो, चौबीस नोटो प्रायदी 7.6 तीव्रता का भूकंप, 500 लोगों की मौत। जापान दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में शामिल है, जहां पर हर साल बड़ी संख्या में भूकंप दर्ज किए जाते हैं।
इसके बावजूद बड़े भूकंपों में नुकसान को सीमित रखने में जापान की तैयारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूकंप रोधी इमारतें, समय रहते मिलने वाली चेतावनी प्रणाली, लोगों की नियमित आपदा तैयारी और मजबूत राहत व्यवस्था जापान को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाती है। जापान में भूकंप से बचाव, भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण, भूकंप अलर्ट के लिए आधुनिक सिस्टम, भूकंप से बचाव के लिए ट्रेनिंग, आपातकालीन सेवाओं का अलर्ट मोड में रहना, नए भवनों निर्माण में भूकंप सुरक्षा नियमों का पालन। फिलहाल कुमामोटो में राहत और बहाली का काम भी जारी है। प्रशासन की नजर आफ्टर शॉक और प्रभावित इलाकों की स्थिति पर बनी हुई है। लोगों से सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त आपको सीधा लोकसभा लिए चल रहे हैं क्योंकि एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा में इस वक्त संबोधन हो रहा है बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले, ये ना हो। जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। और हालत देखिए साहब क्या थी, हर तरह के प्रयास करके देख लिए, युवा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन युवा ये जानता है कि जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ और उसके 3-4 दिन के अंदर एक खबर आ गई कि कुछ लीक जैसी हुई, तो हमारी सरकार ने 12 मई को उसको निरस्त कर दिया और मात्र 3 दिन के अंदर 15 मई को नया यानी कि री एग्जामिनेशन करने का निर्णय लिया ताकि युवाओं का 1 साल बर्बाद ना हो। यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया। यही नहीं, हमने चंद दिनों के अंदर देश भर में 5440 से 40 से ज्यादा सेंटर्स में नीट एग्जामिनेशन को कराया। दुनिया भर के देशों में 14 सेंटर्स पे करवाया, 13 भाषाओं में करवाया और 21 जून को इसको करवा भी दिया और मात्र 45 दिनों के अंदर सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट भी निकाल दिया। यह युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते। मोदी जी ने युवाओं के हित में हर कदम उठाया, आगे भी उठाएंगे। हमारे खिलाड़ी अगर देश के लिए खेलने के लिए किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी करते हैं, आने के बाद उनका अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इनके समय 800 करोड़ रुपए का मात्र बजट था खेलों के लिए, हमारे समय 4000 करोड़ का बजट हो गया। इनके समय मात्र 65,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, आज उससे दुगने से ज्यादा 1,40,000 करोड़ का बजट हमने करके दिया। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के,
आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जानें। डॉक्टर कामकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब, हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, अभी तो उस इलाज पे भी आता, लेकिन पहले पेपर लीक का इलाज कर लें। आनंद जी, आनंद आएगा सुनने में। भदौरिया जी, एक आध सप्ताह गौमूत्र का कर लो। सर मैं इतना ही कहूंगा, ये कहीं रोक नहीं है कि आपको इस बिल लाया हो तो उस पर उसके अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ये मोदी सरकार की सोच को बताता है कि जिस तरह की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, हमारी सरकार वो रिफॉर्म्स करेगी जो युवाओं के हित में होगी। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, और आप सारे कागज पेन निकाल कर लिख लीजिए, ये जो हम नया बिल लेकर आए हैं, ये बिल, ये कानून एक नजीर होगा। दिस विल सेट एन एग्जाम्पल सर। और इसकी मैं पूरा उल्लेख बाद में करने वाला हूं, क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं। लेकिन हमने अब तक क्या क्या किया? एक तो जल्द री एग्जामिनेशन करवाया। प्रियंका जी कह रही थी फेस रिकॉग्निशन। अरे फेस रिकॉग्निशन छोड़िए, हमारी सरकार ने 13 के 13 लोग जो पेपर लीक में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी करवा दी, जेल में सड़ रहे हैं और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में आज कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, नया बिल लेकर हम आ गए हैं और हमने हाई पावर टास्क फोर्स भी बना दी नंदन नीलकनी जी की अध्यक्षता में, जो एग्जाम रिफॉर्म्स करेगी और देश के युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहूंगा, जहां तक कांग्रेस ने भी और प्रदर्शन करने वालों में से भी एक दो लोगों ने बात कही कि प्रदर्शन में कुछ गुंडे आ गए थे, इन्होंने कहा फेस रिकॉग्निशन करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं, जो ऐसे लोग जो गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, जो उस आंदोलन को खराब करना चाहते थे और जो संसद की इस चर्चा में मैं बड़े साफ कह रहा हूं, जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे, उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था।
वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था। देश का युवा नहीं कर सकता। ये मुझे ही समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद कह रहे थे, हम गए तो हमें भी उन्होंने भगा दिया कि आप क्यों आए हो। मैंने कहा भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा था, आपको वहां कौन लेता है। अरे आपके नेता अखिलेश यादव जी पे आऊंगा मैं, ठहरो जरा बताता हूं क्या बोलते थे वो। उन युवाओं ने भी इनका मजाक उड़ाया। राहुल जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए उस आंदोलन में जाने की, वो बाहर जाके प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अध्यक्ष ये हुई, खुद चले गए, समाजवादी पार्टी वालों को और बाकी इंडी गठबंधन वालों को बुलाया ही नहीं कि महफिल अकेले लूटना चाहते थे। ये ट्रस्ट की कमी आपके गठबंधन में है, ना नेता है ना नीति, और नीयत में तो खोट पहले दिन से नजर आता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो कह रहे हैं, जो लोग पेपर लीक के अंदर कसूरवार थे, माफिया हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। देश के युवाओं को आश्वस्त कराना चाहता हूं। और मैं इसलिए कहता हूं, सर ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि क्या है। देश में पहला एंटी चीटिंग लॉ कौन लेकर आया? हमारी सरकार लेकर आई। देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। आज उसमें संशोधन करने की भी ताकत किसी ने रखी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे। उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से जब मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सत्ता में आएंगे। अखिलेश जी ने कहा तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। सर ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर, इनको अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, सर ये बता दे अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा, सर ये बता दे अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा, ईमानदार युवाओं के साथ ये कहते हैं कि बेईमानों को आगे आने दो, चीटिंग करने वालों को आगे आने दो। सर राहुल जी और अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। और यही नहीं, जिन्होंने 50-60 साल सर ये बता सकते हैं कि अखिलेश जी ने कहा, मुलायम जी ने कहा, सपा के किस नेता ने कहा? नहीं, इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे। नहीं, हम इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे। स्पीकर साहब के पास जाएंगे। नहीं, जो हमको कहना है हमने कह दिया है। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। आप बोलिएगा अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी कंटिन्यू प्लीज। सर कभी मैं श्रीमान राहुल गांधी जी, कभी अखिलेश जी को देखता हूं और मुझे एक मुहावरा याद आता है, संगत में गुण आवत है, संगत में गुण जात। अब कौन किसको क्या गुण दे रहा है, क्या ले रहा है, गुण है नहीं है, अब गुण है ये तो मैं जानता नहीं।
लेकिन रिकॉर्ड जरूर बताऊंगा कि इनके समय कितने कितने लीकेज हुई और क्या क्या हुआ। एंटी कॉपिंग एक्ट को क्या समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था कि नहीं किया था? आनंद भदौरिया जी, किया था नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? किया था। हाँ, आप बोले किया था, आप बोले किया था। एक मिनट, आप बोले सर किया था, आप बोले। एक मिनट। तो पेपर लीक माफिया पर सख्त प्रहार करने के लिए एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की और बिल के फायदे गिनाए, लेकिन कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि 2024 में पेपर लीक पर कानून बना था, लेकिन 2026 में फिर पेपर लीक कैसे हो गया? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने छात्रों के आंदोलन में लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर सरकार को घेरा। प्रियंका ने पूछा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था? इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो चढ़ावा नहीं बचा सके, पेपर लीक कैसे बचाएंगे? विपक्ष के भयंकर आक्रोश, संसद में भारी विरोध, सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और हंगामे के बीच आखिरकार लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की, जिन्होंने नए बिल के प्रावधान बताए। बिल में क्या खास है, इसकी जानकारी दी। बिल में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक कराया तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब 10 साल तक की जेल होगी। दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करानी पड़े तो उसका खर्च भी दोषियों से वसूला जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार एसटीएफ बनाकर जांच करा पाएगी। 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। If there was fine up to 1 crore in the 24 Act, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ the recovery of the proportional cost of exam, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि the provider will be barred from conducting any exam for the next 4 years. उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। Investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force, और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि एंटी पेपर लीक बिल कानून को और सख्त बनाने और तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़े। लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री हाई पावर कमेटी के गठन की बात करते हैं तो 2 साल पहले राधाकृष्णन कमेटी का क्या हुआ? वास्तव में बढ़िया काम किया तो 2 साल बाद ही क्यों पेपर लीक हुआ? एनटीए के डीजी को बदला तो चेयरमैन को क्यों बनाए रखा गया? एनटीए के चेयरमैन पर इतना विश्वास क्यों है? इसके साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेपर लीक की घटनाओं को गिनाकर सरकार पर बड़ा प्रहार किया। ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक, नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। इसके अलावा आंदोलन में छात्रों पर पैलेट गन से हमले का आरोप लगाकर कांग्रेस सांसद ने पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संसद में पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने पूछा कि बिल तो 2024 में भी लेकर आए थे, इसके बाद भी पर्चा लीक क्यों हुआ? आपको बिल लेकर क्यों आना पड़ा? इन सवालों पर अखिलेश यादव और किरेन रिजिजू के बीच लोकसभा में तकरार भी देखने को मिली। आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है, मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। इससे पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। बांसुरी स्वराज ने यूपीए सरकार से लेकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक पेपर लीक और नियुक्तियों में धांधली के आंकड़े गिनाकर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट।
एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के बीच सियासी तपिश बढ़ रही है। पेपर लीक से लेकर छात्रों के आंदोलन तक के मुद्दे पर लड़ाई छिड़ी है। लेकिन अब सवाल है कि नए बिल लाने से, सख्त सजा का प्रावधान करने से क्या पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? क्या कड़े कानून से सिस्टम ठीक हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा हो गया है। प्रियंका ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर टिप्पणी की थी। प्रियंका के आरोपों पर अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बता रहा हूं। प्रियंका गांधी आज उस वक्त लोकसभा में अपनी बात रख रही थी जब एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा चल रही थी। इस दौरान प्रियंका गांधी के निशाने पर नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी रहे और अब किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका का जो स्टेटमेंट है प्रहलाद जोशी को लेकर, वो उनके चरित्र हनन के अलावा कुछ नहीं है। प्रियंका ने नए शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। और इस बीच राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन किया है और शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर अपनी नाराजगी राहुल गांधी ने जाहिर की है। राहुल ने कहा कि बलात्कारी का समर्थन करने वाले को मंत्री क्यों बनाया गया? प्रधानमंत्री ने ऐसे शख्स को मंत्री क्यों चुना? तो ब्रेकिंग न्यूज, पहले प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी को लेकर जो टिप्पणी की लोकसभा में, उसका जवाब किरेन रिजिजू ने दिया। लेकिन बाद में राहुल गांधी ने भी प्रियंका के इस बयान को बैक किया है और उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बात कही जो प्रियंका गांधी ने सदन में कही थी। वो बात राहुल गांधी ने सदन के बाहर कही। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them. But he chooses a person who protects rapists. सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ विवाद अब महिलाओं पर दिए गए बयान तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिसने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कंगना ने कुछ प्रदर्शनकारी युवतियों को गटर पीढ़ी बताया। उन पर पश्चिमी संस्कृति की नकल करने, नशा करने और कई पुरुषों से संबंध रखने जैसे गंभीर आरोप कंगना ने लगाए, जिसके बाद कांग्रेस और एआईएमआईएम ने कंगना के इस पोस्ट पर आपत्ति जाहिर की है, कड़ी आपत्ति जाहिर की है। रिपोर्ट देखिए आप। बेबाकी और विवाद कंगना रनौत की पहचान बन चुकी है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर विवादों में है। इस बार विवाद की वजह बनी है उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी, जहां उन्होंने सीजेपी विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ युवतियों पर भी विवादित पोस्ट कर दिया। कंगना खुद अभिनेत्री हैं, कई फिल्मों में बोल्ड सीन भी दिए हैं और देश की जनता ने इसको सराहा है। लेकिन कंगना अब जो पोस्ट करती हुई नजर आई है, उस पर बवाल मच चुका है। कंगना ने पूरी जेन-ज़ी पीढ़ी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंगना ने लिखा, आज की कुछ युवा महिला बिना जिम्मेदारी के आजादी चाहती है, जबकि असली आजादी जिम्मेदारियां निभाकर और आत्मनिर्भर बनकर हासिल होती है। अपने इसी पोस्ट में कंगना ने कुछ युवतियों को गटर पीढ़ी तक कह दिया। आपको बताते हैं कंगना ने पोस्ट में क्या कहा। आज की कुछ लड़कियां आजादी तो चाहती हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं हैं, बल्कि दिखावे की आजादी चाहती हैं। कंगना ने आगे आरोप लगाया कि जेन-ज़ी की कुछ लड़कियां नशे, शराब और कई रिश्तों को आजादी मानती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके पास समाज को देने के लिए कुछ नहीं है,
वे माता पिता की कमाई पर पलती हैं, पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं और उनकी सोच भी भ्रष्ट है। अपने पोस्ट में कंगना ने ये भी लिखा कि ऐसी लड़कियां अच्छी गृहिणी तक नहीं बन सकती और आजाद जिंदगी कमानी पड़ती है, सिर्फ उसका दिखावा करने से कोई स्वतंत्र नहीं हो जाता। कंगना ने कहा कि जेन ज़ी के विरोध प्रदर्शन की रील्स देखकर वे हैरान हैं और अब उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत महसूस हो रही है। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। कंगना के इस पोस्ट के सामने आते ही सियासी हमले भी शुरू हो गए। कांग्रेस ने कहा कंगना रनौत के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वहीं AIMIM नेता वारिस पठान ने बयान को महिलाओं और जेन ज़ी का अपमान बताते हुए कंगना से तुरंत माफी मांगने की मांग की। वारिस पठान ने कहा, अगर कंगना ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है तो यह बेहद निंदनीय है। उन्हें पूरी जेन ज़ी से माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने सांसदों की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। कंगना रनावत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेन ज़ी स्टूडेंट छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो, उनके बारे में आप इस तरह कचरा छोड़ दिया। अरे भाई आपने देखा नहीं वहाँ के विजुअल, साफ भी कर रहे थे वहाँ पर बच्चे। तो इस तरह की अगर इन्होंने बयानबाजी किया है तो मैं समझता हूँ कि इनको पूरे जेन ज़ी के सामने माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक। कंगना रनावत जी जहाँ तक पॉलिटिकल बातें हैं कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं है और इसलिए मैं तो उस प्रारंभ से ही हंसी के पात्र रहती है। अगर 2014 के बाद अगर देश स्वतंत्र हुआ, इस प्रकार के मंतव्य करने वाले, मैं समझता हूँ उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। एक तरफ कंगना रनौत इसे भारतीय संस्कृति, संस्कार और जिम्मेदारी का सवाल बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे महिलाओं और नई पीढ़ी का अपमान करार दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल कंगना रनौत का ये इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया की सीमा पार कर रहा सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है और अब देखना होगा कि ये विवाद आगे और कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। यशस्वी